आइए बच्चों अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत साझेदारी व्यवसाय के बहुत सारे प्रश्न या महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पिछले पीरियड में हम लोग समझे हैं। अब आइए चलते हैं साझेदारी के प्रकार। साझेदारी कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो देखते हैं बच्चों, साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के कितने प्रकार हैं, कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर अधिनियम के आधार पर बांटा गया है। अधिनियम के आधार पर कौन कौन से भागों में बांटा गया है उसको देखते हैं। पहला जो है वो है साधारण साझेदारी अधिनियम। साझेदारी अधिनियम 1932 बनाया गया है और उसी अधिनियम के अनुसार से साझेदारी को किस प्रकार से बांटा गया है। तो साधारण साझेदारी के अंतर्गत ऐसे साझेदारी जिसका नियंत्रण या जिस पर नियंत्रण साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत हुआ हो वो साधारण या सामान्य साझेदारी कहलाता है। और सामान्य या साधारण साझेदारी जो होता है वो असीमित दायित्व वाला होता है। कभी भी यदि हानि हो जाता है इस प्रकार से व्यापार में तो अपने निजी संपत्ति या निजी पूंजी को लगाकर उसके क्षतिपूर्ति करना पड़ता है। तो असीमित दायित्व रहता है इसमें और अधिनियम के अनुसार से इस साझेदारी का गठन किया जाता है। इस प्रकार के जो साझेदारी साधारण सामान्य साझेदारी का जो व्यवसाय होता है ये हमारे भारत में अधिकांशतः देखा जाता है। दूसरा जो आ जाता है इसी में वो है सीमित साझेदारी। सीमित साझेदारी के अंतर्गत ऐसी साझेदारी को लिया गया है जिसमें एक साझेदार की पूंजी या एक सीमित पूंजी के आधार पर उनको उसमें साझेदार बनाया जाता है। वो अपने पूंजी के आधार तक ही वो साझेदार रहता है। जितना पूंजी लगाता है उतना ही उनका लाभ उसमें दिया जाता है। तो इस प्रकार से सीमित पूंजी लगाता है और सीमित साझेदारी के रूप में वो इसमें एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब आइए चलते हैं दूसरा जो साझेदारी के प्रकार में आता है वो है अनुबंध के आधार पर। अनुबंध ठहराव समझौता जिसको बोला जाता है, अनुबंध कहा जाता है, उसी को ठहराव बोला जाता है या उसी को समझौता कहा जाता है। उसके आधार पर साझेदारी को कितने भागों में बांटा गया है यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है वैध साझेदारी। वैध शासन के द्वारा इसको मान्यता दिया जाता है। ऐसे साझेदारी जिसको वैधानिक या न्यायालय के द्वारा या इनको रजिस्ट्रेशन या पंजीयन के आधार पर एक साझेदार बनाया जा सकता है या जिसका संचालन शासन के नियमों अनुसार से किया जाता है। ऐसे जो साझेदारी जो होता है वो वैध साझेदारी कहलाता है। दूसरा जो है अवैध साझेदारी। अवैध साझेदारी शासन के नियम के विरुद्ध जो व्यापार या व्यवसाय किया जाता है उसको अवैध साझेदारी कहा जाता है।
जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि 50 से अधिक साझेदारों की नियुक्ति, 50 से अधिक साझेदार जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कर देना, शत्रु राष्ट्र है उनसे व्यापार करना, और जिस व्यापार को नहीं करना है ऐसे व्यापार को चयन करना, उसका चुनाव करना, चोरी छिपे कई प्रकार के व्यावसायिक लेन देन करना। तो इस प्रकार से जो व्यापार किया जाता है और उसके लिए जो गठन किया जाता है तो वो कहलाता है अवैध साझेदारी के अंतर्गत आता है। तीसरा जो आता है वो है ऐच्छिक साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी के अंतर्गत ऐसे साझेदारी को सम्मिलित किया जाता है जिसके अंतर्गत जब साझेदार उस व्यवसाय में अपनी मर्जी तक के रहता है और उसकी इच्छा जब उस साझेदारी में रहने का नहीं होता है तो वो स्वयं अपनी इच्छा अनुसार से उस व्यापार या उस व्यवसाय से हट जाता है, ऐच्छिक रहता है, उस पर किसी भी प्रकार से दबाव या किसी भी प्रकार से प्रताड़ना नहीं किया जाता। जब उनकी मर्जी होती है तब तक वो उस साझेदारी व्यवसाय में बना रहता है, और जब उनकी मर्जी नहीं होती है और जब उनको हटने की इच्छा होती है तो वो स्वयं हट सकता है। ऐसे साझेदारी जो व्यवसाय जो होता है वो है ऐच्छिक साझेदारी। उसके बाद में चौथा जो आता है विशेष साझेदारी। विशेष साझेदारी ऐसे साझेदार या ऐसे साझेदारी होता है जिसके अंतर्गत इसमें किसी भी प्रकार से पूंजी लगाने की जरूरत उनको नहीं पड़ता। विशेष साझेदार एक विशेष कार्य के लिए कहा जाए, एक विशेष व्यापार या एक विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए ऐसे साझेदार के नियुक्त या ऐसे साझेदार सदस्यों की नियुक्ति कर लिया जाता है, और जैसे ही वो कार्य पूर्ण हो जाता है या वो कार्य समाप्त हो जाता है तो समाप्त हो जाने के बाद में उनके साझेदारी का भी समापन हो जाता है। तो एक विशेष परिस्थिति, एक विशेष कार्य के लिए ही उसको नियुक्त किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ऐसे जो साझेदार होता है वो विशेष साझेदारी के अंतर्गत आता है। पांचवा जो है निश्चित अवधि के लिए। निश्चित अवधि ऐसे साझेदार जिसकी नियुक्ति या उनको एक सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है, कुछ निश्चित समय के लिए रख लिया जाता है उसको, 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष, इस प्रकार से एक निश्चित अवधि तक ही उसको साझेदार बनाया जाता है, और वो अवधि पूर्ण होने के बाद में वो साझेदारी से हट सकता है या उनकी साझेदारी समाप्त किया जा सकता है या समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से निश्चित अवधि के लिए जिस साझेदार की नियुक्ति किया जाता है और वो अवधि समापन के बाद में वो हट सकता है। तो इस प्रकार से साझेदारी के प्रकार, तीसरा जो प्रकार आता है वो है व्यापार संचालन की दृष्टि से। व्यापार संचालन की दृष्टि से अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं इसमें। पहला जो है वो है सक्रिय साझेदारी। सक्रिय साझेदारी, इसमें व्यापार या व्यवसाय जो किया जाता है उसमें
उनका सक्रिय या प्रतिनिधित्व या पूंजी लगाना, ये सक्रिय रूप से रहता है। व्यापार के संचालन में सक्रियता या किसी व्यापारिक लेन देन में उनकी सक्रियता या उस व्यापार में उनका नियंत्रण। तो इस प्रकार से संचालन, नियंत्रण, व्यवस्थापन पर जिसका हमेशा सक्रिय रहता है, ऐसे जो साझेदार जो होता है वो सक्रिय साझेदार कहलाता है, जिसमें वो पूंजी भी लगाता है और लाभ हानि का भी स्वामी बन जाता है। तो इस प्रकार से सक्रिय। इसके बाद में दूसरा जो आता है इसमें संचालन की दृष्टि से, वो है निष्क्रिय साझेदार या निष्क्रिय साझेदारी जिसको बोला जाता है। ऐसे साझेदार जो होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। व्यापार में ये अपना योगदान अच्छे तरह से नहीं देते, इसीलिए इस साझेदार को निद्रालु साझेदार, शांत साझेदार बोला जाता है, या शिथिल साझेदार कहा जाता है, या निष्क्रिय साझेदार बोला जाता है। ये नाम मात्र के कार्य में अपना योगदान देते हैं और ये एक सीमित दायित्व वाले होते हैं। इनका जो उत्तरदायित्व जो होता है वो सीमित होता है। तो इस प्रकार से निष्क्रिय साझेदारी। फिर तीसरा जो आ जाता है वो है नाम मात्र का साझेदारी। नाम मात्र के साझेदारी, इसमें किसी भी प्रकार से लागत नहीं लगाता। व्यापार में ये ऐसे साझेदार होते हैं या ऐसे साझेदारी होती है जो सदस्य साझेदार बनते हैं वो न लागत लगाते हैं, न किसी भी प्रकार से पूंजी लगाते हैं और न ही वो संचालन में भाग लेते हैं या न नियंत्रण करते हैं। ऐसे साझेदार नाम मात्र का साझेदार कहलाते हैं और इनको एक सदस्य के रूप में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इनकी ख्याति, इनका प्रभाव व्यापार या व्यवसाय के लिए अच्छा समझा जाता है, इसलिए इनको साझेदार बना लिया जाता है। और ये जब साझेदार बन जाता है तो इनकी ख्याति या प्रसिद्धि या इनके प्रभाव के कारण इनका जो व्यापार है वो वृद्धि करता है या आगे बढ़ता है। इसलिए इस प्रकार के साझेदार को सम्मिलित किया जाता है और व्यापार में वृद्धि किया जा सकता है। इसीलिए इसको नाम मात्र का साझेदार बोला जाता है। इसके बाद में आ जाता है चौथा जो आता है वो है केवल लाभ में साझेदारी। ऐसे साझेदार जिसका पूंजी लगाता है और कोई भी लागत लगाता है उसमें व्यापार या व्यवसाय में, और लाभ जब होता है तो वो अपने लाभ को प्राप्त कर लेता है या लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होता है, और हानि होने पर उसमें इनका भाग नहीं होता। सिर्फ लाभ के लिए ही ये साझेदार बनता है, इसलिए इसको केवल लाभ का साझेदार माना जाता है। और ये असीमित दायित्व वाले होते हैं। असीमित दायित्व का अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद में पांचवा जो आता है कार्यकारी साझेदार। कार्यकारी साझेदार ऐसे साझेदार को कहा जाता है जो न तो पूंजी लगाता है, न कोई लागत लगाता है, और न ही किसी भी बैठक या संचालन या किसी भी प्रकार के सदस्यों के द्वारा ली गई कोई सभा में
शामिल होता है। ये कार्यकारी साझेदार जो होता है एक विशेष योग्यता या उनकी योग्यता के आधार पर इनको साझेदार बनाया जा सकता है और उनकी योग्यता का लाभ एक साझेदारी व्यापार या व्यवसाय को प्राप्त हो जाए और वो व्यापार जो है आगे बढ़ सके। इसीलिए उनकी योग्यता, अनुभव, इनको देखकर साझेदार बनाया जाता है ताकि इनकी योग्यता का लाभ एक व्यवसाय या एक फर्म जो होता है उनको मिल सके और ज्यादा से ज्यादा वो फर्म लाभ प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से बिना लागत लगाए साझेदार नियुक्त कर लिया जाता है और उसकी समस्त योग्यता का लाभ एक फर्म हमेशा लेते रहता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि साझेदारी के प्रकार कितने हैं और ये महत्वपूर्ण चैप्टर, परीक्षा उपयोगी चैप्टर माना जाता है और सामान्य तौर पर एक जानकारी के आधार पर भी देखते हैं। और महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो है फर्म में साझेदार कौन हो सकता है। एक फर्म या एक व्यवसाय जो होता है उसमें साझेदार कौन कौन हो सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो पहला जो है वो है वयस्क। फर्म में साझेदार वही हो सकता है जो वयस्क हो। वयस्क यानी कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, वही एक फर्म या एक व्यवसाय व्यापार में साझेदार बन सकता है। यदि 18 वर्ष पूर्ण नहीं किया है तो वो साझेदार की श्रेणी में नहीं आता है, साझेदार नहीं बन सकता। इसके लिए एक निश्चित आयु सीमा निर्धारित किया गया है शासन के द्वारा और उस जो आयु सीमा के अंतर्गत ही अगर होता है 18 वर्ष से ऊपर की आयु, तभी वो एक फर्म में साझेदार बन सकता है। वयस्क, इसीलिए वयस्क लिखा है, वयस्क होना चाहिए। दूसरा जो है स्वस्थ मस्तिष्क। साझेदारी के व्यवसाय के लिए एक फर्म में उन्हीं व्यक्तियों को साझेदार बनाया जाएगा जो स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो। स्वस्थ मस्तिष्क वाला होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार के मानसिक रोगी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो व्यक्ति, ऐसे सदस्य को साझेदार बनाया जा सकता है। तीसरा जो आता है वो है अयोग्य घोषित न हो। किसी न्यायालय के द्वारा उनको अपराधी घोषित न किया गया हो या कोई दूसरे देश के शत्रु न हो या वो कोई उच्च पद पर आसीन ना हो, जैसे कि राजदूत वगैरह है। ऐसे उच्च अधिकारी जो होते हैं वो साझेदार नहीं बन सकते। तो इसके लिए एक अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार, ऐसे व्यक्ति को साझेदार बनाया जा सकता है। वो एक फर्म में साझेदार हो सकता है या उनकी नियुक्ति आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद में चौथा जो आता है स्वतंत्र सहमति। जब साझेदार बन रहा है तो उनकी स्वतंत्र सहमति होना चाहिए। उसके ऊपर किसी भी प्रकार से दबाव या अन्य साझेदारों का दबाव नहीं होना चाहिए। वो स्वतंत्र है कि मैं साझेदार बन सकता हूँ
या मुझे साझेदार बनना है, उस पर किसी भी प्रकार के ना शासकीय दबाव रहेगा, ना किसी अन्य व्यक्तियों का दबाव रहेगा, और वो बिना दबाव के स्वतंत्र साझेदार के रूप में बन सकता है। उनकी सहमति, उनकी राय उनके ऊपर रहता है कि उनको साझेदार बनना है या नहीं बनना है। तो इस प्रकार से उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है, और जब वो अपनी सहमति दे देता है, अपनी स्वतंत्र सहमति वो दे देता है, अपना विचार प्रकट कर देता है कि हाँ मुझे साझेदार बनना है, और वो मौखिक या लिखित रूप से अपना समझौता या ठहराव अनुबंध में हस्ताक्षर कर सकता है। तो इस प्रकार से स्वतंत्र सहमति भी होना जरूरी है। अब आइए चलते हैं अगले पॉइंट में कि क्या एक नाबालिग साझेदार हो सकता है। एक नाबालिग, अभी जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि कौन साझेदार हो सकता है, अब यहाँ पर एक नाबालिग, अवयस्क जिसको बोला जाता है, नाबालिग यानी अवयस्क, 18 वर्ष से नीचे की आयु सीमा 15 साल 16 साल, ये क्या फर्म में साझेदार हो सकता है या नहीं, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो क्या एक नाबालिग साझेदार हो सकता है किसी भी फर्म में, तो उसके लिए 2 प्रकार के यहाँ पर तथ्य रखा गया है, और उस तथ्य के आधार पर वो साझेदार हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला, अनुबंध के अनुसार साझेदारी अधिनियम पहले बना था 1872, और धारा 11 के अनुसार से यदि कोई भी नाबालिग है, अवयस्क है, तो उनको अनुबंध करने की अनुमति या वो अनुबंध नहीं कर सकता, क्योंकि कानूनन तौर पर वो अवयस्क है, नाबालिग है, और इस धारा के आधार पर वो अनुबंध करने की योग्यता नहीं रखता, इसलिए उनको साझेदार नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा जो आता है वो है अधिनियम के अनुसार, साझेदारी अधिनियम की धारा 30 के अनुसार किसी भी साझेदार को सिर्फ लाभ के आधार पर उनको फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। उनको किसी भी प्रकार के संचालन, व्यवस्थापन या और किसी कार्य के लिए, या उनको क्षतिपूर्ति के लिए, या असीमित दायित्व के रूप में उनको साझेदार नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ उनको लाभ तक के लिए ही साझेदार बनाया जा सकता है। जब लाभ होगा तो उनका लाभ का जो अंश है उनको दे दिया जाएगा। जब वो वयस्क हो जाएगा या बालिग हो जाएगा, तब उनको फिर धीरे से पूर्ण रूप से साझेदार नियुक्त किया जा सकता है, और वो भी उनकी मर्जी के आधार पर। उनको किसी भी प्रकार से दबाव नहीं डाला जा सकता। तो ऐसे एक फर्म में कौन साझेदार हो सकता है, और एक नाबालिग जो अवयस्क है उनको साझेदार बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, इसके बारे में अभी ये महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा किए। अगले और साझेदारी के संबंध में और बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे, जो सामान्य जानकारी भी है और एक सामान्य ज्ञान भी की तरह है ये चैप्टर, इसलिए हमको समझना भी जरूरी है। तो अगले पीरियड, अगले चैप्टर को फिर से समझेंगे। धन्यवाद।